योगः कर्मसु कौशलम्। Friends, now see various form of lesson planning. There are various form of written lesson plan in our country and abroad, but these three forms are most popular and most commonly used. First one is Herbartian approach to lesson planning. Second one is Bloom's or evolution approach to lesson planning, and third one is RCEM approach to lesson planning. Now we will discuss the theoretical basis and forms of these approaches of lesson planning. First one is Herbartian approach to lesson planning. The lesson planning is an ancient concept, but still it has the important place in teacher education programs, in the teaching practices. In most of training institutions, the Herbartian 5-step approach of lesson planning is used. Maybe Herbartian lesson planning जो है उसी से सीखा था, आप भी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर हर्बेटियन लेसन प्लानिंग जो है उसी के माध्यम से आपने सीखा होगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि ये बहुत ही वाइडली यूज पूरे इंडिया में और विश्व के काफ़ी देशों में ये जो लेसन प्लानिंग अप्रोच है, इस अप्रोच से, हर्बेटियन अप्रोच से लेसन प्लानिंग होती है। जॉन फ्रेडरिक Herbert is a German philosopher and great educational personality. ये उनकी थिंकिंग जो है वो उनके जो लेसन है, उनका जो पाठ आयोजन हम कहते हैं, वो लेसन प्लानिंग में दिखता है. He has divided teaching unit activities into 5 steps. His approach is theoretically based on appreciative mass theory of learning. Therefore, he gives more emphasis on teacher presentation. वो इसी कारण से ये होता है कि टीचर प्रेजेंटेशन जो है, आपने देखा होगा जब आपने बीएड में ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग के दौरान भी ये सारी ट्रेनिंग टीचर प्रेजेंटेशन आप नोटिस करेंगे तो ये टीचर प्रेजेंटेशन के ऊपर रही होगी. ठीक है, तो उसके मूल में ये हर्बर्ट की जो थिंकिंग थी, जो फिलोसॉफी थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो उसी की वजह से ये टीचर प्रेजेंटेशन जो है वो उसके केंद्र में था. इट अपीयर्स फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर दैट क्लासिकल ह्यूमन organization theory influences this approach. The previous knowledge of a student is considered in preparing a lesson plan, but their abilities, interest, attitudes and values are not taken into consideration in designing a lesson plan. अब आप हर्बेटियन लेसन प्लान में ये पाएंगे कि ये प्रीवियस नॉलेज जो है, प्रायर नॉलेज जो है, पूर्व ज्ञान जो है, उसके ऊपर ज़्यादा भार देते हैं. आपने इस हर्बेटियन लेसन प्लान के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये करते हैं कि आप शुरुआत में जाओ, आप स्टूडेंट को प्रश्न पूछो, ask question to student and get information about what? स्टूडेंट का प्रायर नॉलेज जो है, उनका पूर्व ज्ञान जो है, प्रीवियस नॉलेज उनका जो है वो जानो, और वो प्रीवियस नॉलेज जो है उसके ऊपर से फिर आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, तो
प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ज़्यादा भार दिया गया है और जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, उनको ध्यान में नहीं लिया गया है जो लेसन प्लान हम डेवलप करते हैं उसके लिए। फाइन, द टीचिंग इज ऑर्गेनाइज एट मेमोरी लेवल। ये हम मेरिट डिमेरिट्स में देखेंगे, लेकिन एक फर्स्ट चीज़ है, जैसे ये एक थियरी है, जैसे आप हमारा जो लर्निंग है, अध्ययन है, अध्ययन पे इन्फ्लुएंस जो है वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ के है? इन्फ्लुएंस है हमारे आईक्यू की भी है, ओके, इन्फ्लुएंस है हमारे प्रायर नॉलेज की भी है। फाइन, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली उसमें ये था कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स उनके सैंपल थे, और ये जो प्रयोग किया गया उसमें मैथमेटिक्स में आईक्यू और प्रायर नॉलेज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, और जो अचीवमेंट थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल थी। मतलब आईक्यू और प्रायर नॉलेज, उनकी इफेक्ट देखनी थी, हमें असर देखनी थी जो अचीवमेंट थी उसके ऊपर, और उनका परिणाम मैंने देखा तो परिणाम उसमें ये आया कि जो प्रायर नॉलेज था उनका रिजल्ट हाई था। मतलब जिस ग्रुप में प्रायर नॉलेज था मैथमेटिक्स का, उनका रिजल्ट, जिनका आईक्यू हाई था, उनसे ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि प्रायर नॉलेज लर्निंग के ऊपर असर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हर्बर्टियन लेसन प्लानिंग जो है उसमें वो प्रायर नॉलेज के ऊपर ज़्यादा भार देते हैं, रादर देन एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड और वैल्यूज़, उसको इतना ध्यान में नहीं दिया जाता। और मेमोरी लेवल पे ये पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस अप्रोच हैज़ द वाइडर यूज़ in the teaching of various school subject. Under this approach, these 5 steps are employed. First one is preparation. Second one is presentation. Third one is comparison and abstractions. Fourth one is generalization, and last is application. Now, after getting information about this basic information about Harbitian approach, let's move to outline of lesson plan. And outline of a lesson plan has been developed on the basis of these 5 steps जो यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास विथ सेक्शन, पीरियड एंड डेट। सेकंड, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट, जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव को मैंने आप आगे भी बताया था कि वो उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे थर्ड हमारा हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द टॉपिक। फोर्थ इज इंट्रोडक्शन। फिफ्थ इज स्टेटमेंट ऑफ एम। सिक्स्थ इज presentation including developing questions. Seventh is explanation. Eighth one is blackboard summary. Ninth is review questions, and 10th is homework or assignment. Let's discuss these teaching points in detail. First one is subject, topic and class. A teacher selects a topic for the teaching of his own interest. सबसे पहले इसमें यह दिया गया है कि टीचर एक टॉपिक
हम यूनिट पसंद करते हैं अपने सब्जेक्ट का, वो है ही डिसाइड्स द डेट पीरियड, वो समय अपना नक्की करता है, एंड सेक्शन ऑफ हिज क्लास, द डिटेल्स आर रिटन इन प्रिपेयरिंग हिज लेसन प्लान, दिस स्टेप्स ऑल्सो डिलिमिट्स हिज लेसन प्लान। मतलब जब वो सब्जेक्ट या टॉपिक पसंद करता है तो टॉपिक पसंद करने के साथ में, क्योंकि टॉपिक पसंद करने के साथ में वो डिलिमिट कर देता है, कंटेंट डिलिमिट हो जाता है, कंटेंट के साथ में एक्टिविटीज़ वगैरह जो है, इवन टाइम पीरियड जो है, वो सारी चीज़ें डिलिमिट हो जाती है। तो फर्स्ट हमने देखा सब्जेक्ट, टॉपिक एंड क्लास। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट। The different school subjects have their own general objectives. The topic is taught at different level, but this level have different objectives. The teacher has to write the general objective of his subject considering the level of the student. This general objective can be achieved by organizing teaching for a period of 40 minutes duration. Actually यहाँ पर इस टॉपिक में हमें जो लेना है, दो टॉपिक्स को हमें साथ में समझना पड़ेगा, एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव और थर्ड हमारा जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अभी बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव की। जनरल ऑब्जेक्टिव जो हम गोल कहते हैं, गोल, लक्ष्य या ध्येय, उनसे थोड़ा कम। जैसे मान लो कि एक स्कूल का या फिर पूरे क्लास का एक ध्येय है, एक गोल, एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझ लीजिए वो 1 साल का है। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, जैसे पढ़ना सिखाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप पढ़ना सिखाना चाहते हो तो वो एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, वो शायद आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कोई नया सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई और लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव मेंशन करना रहता है, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद में आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। A lesson plan is prepared for achieving learning objectives which are concerned with general objective of teaching। ये एक्चुअली कंसर्न करता है आपके जनरल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आपके जो जनरल ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पे ही आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो बनेंगे। जिसे आप मान लीजिए आपका जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया रीडिंग का, ठीक है। अब ये रीडिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके साथ में आपने सपोज एक लेसन ले लिया, लेसन का कोई भी आप नाम दे दो, अ रिवर, कोई एक लेसन है अ रिवर, ठीक है। अब अ रिवर को रीड करना, अ रिवर में आए हुए जो कठिन शब्द है उसको रीड करना, उसको, उसके मीनिंग को समझना, उसके रीड आउट करना, ऊंची आवाज़ में रीड करना, ये सारे, ठीक है। अगर आपको रीड करना वो एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। आपका स्पेसिफिक टॉपिक, वो रीड करने के लिए आप जो अपने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो आपके बन जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो कंसर्न विथ योर जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो मतलब पहले आपके आ गए जनरल ऑब्जेक्टिव और उसके बाद में ये रहेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में बी नॉलेज, स्किल एंड एप्रिशिएशन। क्योंकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको आप मेज़र कर सकते हो, वो नॉलेज के तौर पे है या किसी स्किल के तौर पे है, उसको आप मेज़र कर सकते हो। वो आपके रहेंगे 1 घंटे के, 2 घंटे के, 3 घंटे के, 5 घंटे के, ठीक है। तो इन 5 hours completion of this 5 hours you can measure
वो स्किल जो है या एप्रिशिएशन जो भी चीज़ है उसको आप कर सकते हैं। द सोशल स्टडीज लेसन is designed for achieving knowledge objectives, poetry lesson for appreciation, and language, craft and home science for skill. तो वो आप कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक आपके हैं। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाइड एज कंसिडरिंग द नेचर ऑफ टॉपिक एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। इसको आपको स्टूडेंट का जो लेवल है उस लेवल को ध्यान में रख कर आपको बनाने हैं। खास आप ध्यान में रखिए, हार्बेटिन जो लेसन प्लान है उसमें आपको जाना है जनरल ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो टॉपिक का जो नेचर है, स्टूडेंट का जो लेवल है उसके ऊपर बहुत आधारित है। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। दिस आर रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स, वो इस तरीके से बिहेवियरल टर्म्स में लिखा जाता है क्योंकि वो स्पेसिफिक है। आपका जो एक तास है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, जो भी, वो एक तास का भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कुड बी फॉर 1 लेक्चर, ये हो सकता है। वो 2 लेक्चर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उन्होंने बहुत भार दिया है। नाउ लेट्स मूव टू 4th पॉइंट, इंट्रोडक्शन। दिस स्टेप मेनली कंसर्न्स विथ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। The teacher employs his insights and experiences for linking new knowledge with the previous knowledge of the students. वो एक्चुअली जो हमने आगे बात की थी, प्रीवियस नॉलेज जो प्रायर नॉलेज है और वो करंट जिनके साथ उनको जोड़ना है। एक तो नंबर 1 वो हो गया। और उससे पहले इस पॉइंट में कंसर्न किया है टीचिंग एक्टिविटीज आपकी जो स्टार्ट होती है उसके साथ में, क्योंकि जो तीसरा स्टेप हमने देखा उसमें हमने देखा कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, दूसरा हमने देखा जनरल ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पर जो है, यहाँ से टीचिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है और यहाँ पर प्रयत्न किया जाता है कि जो प्रायर नॉलेज है उस प्रायर नॉलेज को जो करंट नॉलेज है जिनके साथ में आप जोड़ना चाहते हो, इन दोनों को साथ में लाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रिपेयरिंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में यूज इन प्राइमिंग एंड प्रॉम्प्टिंग डिवाइसेस। The topic is usually emitted by the students' responses by asking questions or creating appropriate situation. एज अ टीचर आपने देखा होगा कि कई बार ज़्यादातर ट्रेनिंग कॉलेज में लेसन प्लान के आधार पर ट्रेनी जो रहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन और उसके ऊपर जो स्टूडेंट का आंसर आता है उस आंसर के आधार पर फिर वो अपना टॉपिक के ऊपर वो आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन के अलावा और भी आप स्टोरी कर सकते हो, कोई सिचुएशन, जैसे आप रोल प्ले का भी वहाँ पर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये करने के बाद में हाँ, इसमें स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कंपलसरी है। ठीक है, एंड इंट्रोडक्टरी स्टेज ये है, द एफर्ट्स आर मेड फॉर एमिटिंग। ये पूरा प्रयत्न पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में जोड़ने से रिलेटेड है। नाउ लेट्स मूव टू 5th पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ एम। The topic from the student, the teacher gives his statement of teaching, but by incorporating the student response. आप इसको समझिए, ये 5th जो है ना, जैसे हमने जनरल ऑब्जेक्टिव से सारी बातें समझ ली,
उसके बाद में हमने पर्टिकुलर क्लास के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाया, उसके बाद में हमने क्वेश्चंस पूछे, रिस्पॉन्स लिए, और रिस्पॉन्स लेने के बाद में, क्योंकि रिस्पॉन्स जो आया वो एक्चुअल आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है, वो तो आपको अपने टॉपिक के ऊपर ले जाना था, इसलिए आपने क्वेश्चंस पूछे। अब जो आंसर आया उसके बाद में फिर ये स्टूडेंट्स कहते हैं ओके फाइन, on the basis of this information now today we will learn this topic, okay। या ये भी कहते हैं कि जैसे मान लो कि किसी को रिवर का पार्ट पढ़ाना है, तो वो ये करेगा कि रिवर का जैसे ही आंसर आता है तो कहता कि हाँ सही जवाब है रिवर, रिवर के बारे में आप सबको जानना है, सब कहेंगे हाँ, ओके फाइन, तो आज हम रिवर के बारे में जानेंगे, ठीक है, या आज हम इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, या आज हम लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, या फिर कल्चर के बारे में जानेंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ एम जो है वो कनेक्ट करता है आपका जो प्रेजेंटेशन है और स्टूडेंट का जो प्रायर नॉलेज है उसके बीच में, जो ये जोड़ने का काम करता है, बेसिकली ये जोड़ता है, ओके फाइन। तो ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद में देखते हैं 6th पॉइंट, which is presentation. The teacher prepares developing questions after introducing the topic to be taught. The presentation is done with the help of developing questions. The questions are arranged in a logical sequence, keeping in view the structure of teaching unit. तो यहाँ से वो टीचर जो है वो टीचर का प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद में 7th पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। When the students are not able to answer the developing question of the teacher, he is supposed to explain the element or concept by giving his statement. Fine, तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि जैसे मान लो कि टीचर ने क्वेश्चन पूछे, वो सिचुएशन खड़ी कर दी, पर हम सब जानते हैं कि हमारे क्लास के अंदर अगर अचीवमेंट या ग्रास्पिंग पावर, लर्निंग पावर की ओर से अगर हम देखें तो हायर लेवल के स्टूडेंट भी हैं, मीडियम लेवल के स्टूडेंट भी हैं और लोअर लेवल के स्टूडेंट भी रहते हैं। कुछ स्टूडेंट इवन आपने सबने फील किया होगा कि कुछ स्टूडेंट आउट ऑफ द बॉक्स भी रहते हैं, जो मतलब जो क्लेवर है, जो अच्छे लर्नर है, उससे भी अच्छे लर्नर है, वो थिंकिंग लेवल पे जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि जैसे आप पढ़ाते हो तो जनरली हम ये करते हैं कि जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं उनको देख के पढ़ाते हैं, जिससे जो स्मार्ट लर्नर है वो जल्दी सीख जाता है और जो स्लो लर्नर है वो भी थोड़ी ट्राई करके वो सीख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर वो बच्चे नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते, वहाँ पर टीचर एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है यहाँ पर, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है जो कॉन्सेप्ट है या जो भी एलिमेंट है उसके बारे में वो स्टेटमेंट देता है, वो एक्सप्लेन करता है, जिससे जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो क्लियरली वो समझ सकते हैं। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट 8, ब्लैक बोर्ड समरी। द टीचर हैज टू प्रिपेयर अ ब्लैक बोर्ड समरी ऑफ हिज टीचिंग पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? जनरली क्लासरूम में जैसे मान लो कम्युनिकेशन होता है तो उसमें एक छोर पे, वन एंड पे टीचर रहता है जबकि दूसरे एंड पे स्टूडेंट रहता है, ठीक है। अब ये पूरा कम्युनिकेशन सपोज ओरली ही रहा, वर्बल ही रहा, ठीक है, तो क्योंकि लिमिटेशन है, अगर यहाँ पर ये लेक्चर सिर्फ वर्बली लिया जाए और आपको स्क्रीन पे कुछ ना दिखे तो जो आप देख सकते हैं
जो आप कैच कर सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, जो आप लर्न कर सकते हो, वो सिर्फ ओरल प्रेजेंटेशन से पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज यहां पर हर्बर्ट ने दिखाई है कि ब्लैक बोर्ड समरी जो है उसको वहां पर टीचर को लिखना है कि टीचर ब्लैक बोर्ड समरी, वो ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या पॉइंट्स वगैरह लिखेगा, वो एक्सप्लेनेशन जो है। और आप भी पाएंगे कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो पॉइंट्स हैं, उससे स्टूडेंट्स की लर्निंग पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्लान में भी दिखानी है कि आप बोर्ड वर्क करोगे तो बोर्ड वर्क में आप क्या क्या दिखाते हो। ठीक है, जो जिसने भी बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स किया है, डेफिनेटली वो इस प्रोसीजर में से वो पास हुआ ही है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड समरी 8 नंबर पे। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 9, questions, recopilatory questions. The student should note down the blackboard summary. The blackboard summary must be removed before asking the recopilatory questions. The purpose of this question is to practice the student learning and evaluate the student performance to know that they could comprehend the teaching unit. फाइन। हमारा जो लेक्चर है उसके उसके पहले भी आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे थे। फाइन, द सेम क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन हम लास्ट में भी देखेंगे, क्योंकि यह लेक्चर ख़त्म होने के बाद में जो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हुए थे उसको कन्वर्ट किया गया क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन आपके सामने पहले रखे गए। ठीक है, अब ये आपका लर्निंग हो रहा है। ये लर्निंग होने के बाद में आफ्टर दिस लर्निंग मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वी विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, तो लेकिन वो टाइम पे क्या करना है आपको, वो कंटेंट जो है वो पूरा रब आउट करना, आपको साफ कर देना है और उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन पूछना है। तो स्टूडेंट को उन्होंने क्या समझा, वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू लास्ट पॉइंट, होमवर्क। एट द एंड ऑफ लेसन प्लान some homework is assigned to the student on the same topic. The purpose of homework is to practice, to organize and to study the topic. The students get an opportunity for assimilation with the help of homework or assignment. These steps are followed in preparing and implementing the lesson plan. एक्चुअली होमवर्क भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप होमवर्क जो आपने पढ़ाया है उसी के ऊपर भी दे सकते हो। होमवर्क आप जैसे जो पढ़ाया है उसके अलावा कुछ एक्टिविटी है, जैसे मान लो कि बच्चे ने ट्री के बारे में कुछ पढ़ा। ठीक है, तो जो पढ़ा है उसके अलावा आप बच्चों को ट्री की टहनियाँ या उनके लीव्स जो है, पान जो है, वो कलेक्ट करने के लिए कह सकते हो, उनके शेप्स आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हो। हाँ, कौन से पेड़ बड़े हैं वो ऑब्जर्वेशन के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, या उनके बारे में आप लिखने के लिए कह सकते हो। पेड़ की कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए कुछ कह सकते हो, कुछ भी होमवर्क में दे सकते हो। डिपेंड्स आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये थे 10 पॉइंट्स। नाउ हियर वी विल सी मेजर एडवांटेजेस ऑफ Hobbiton 5 steps of lesson planning. First one is, it is logical
एंड साइकोलॉजिकल। ये बहुत तार्किक है और साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि स्टूडेंट का प्रायर नॉलेज आप जानते हो और उसके आधार पे आप अपना अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो। इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको वो अपने साथ जोड़ता है, क्योंकि जब लर्निंग के सिद्धांत साथ में आ जाते हैं तो नेचुरली लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से होगा। फाइन, तो ये एक प्लस पॉइंट है। सेकंड प्लस पॉइंट ये है, इट इज़ एम्प्लॉयड इन द टीचिंग फॉर ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेजेस एंड साइंस सब्जेक्ट्स। आप सभी में आप साइंस में भी कर सकते हो, सोशल साइंस में भी कर सकते हो, लैंग्वेज में भी कर सकते हो, साइकोलॉजी में भी कर सकते हो। आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत कम ऐसी मतलब पैटर्न स्टाइल रहती है कि जिसको आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है ना। थर्ड वन इज इट एम्प्लॉयज द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। आपको ग्रामर पढ़ाना है या कोई कंसेप्ट पढ़ाना है तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, आगमनात्मक एंड निगमनात्मक, उदाहरण से नियम के ऊपर, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल या सिद्धांत, और नियम की ओर से सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप ये कर सकते हो। आप इंडक्टिव भी कर सकते हो, आप डिडक्टिव भी कर सकते हो, क्योंकि आप जब आप इंडक्टिव और डिडक्टिव करते हो तो ये आधारित है बच्चे की जो वही कक्षा है, उनकी मानसिक तैयारी जो है, जो टॉपिक जो है, उसका कंटेंट है, ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद में फिर आप इंडक्टिव मेथड पे जाना है या डिडक्टिव के जाना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट। इट इज़ यूजफुल फॉर अचीविंग द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने में इट इज़ यूजफुल, ये बहुत उपयोगी है। और लेसन प्लान भी फिक्स्ड है, ये डिफरेंट लर्निंग थियरीज के ऊपर है, तो सीखने में काफ़ी सहूलियत रहती है। इट इज़ सिंपल एंड इजी अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। ये इतना सिंपल है कि आप एक दिन में लेसन प्लान बनाना जो ट्रेनी है उसको सिखा सकते हो। और जो एक्सपीरियंस टीचर मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा कि आपने अनेकों बार इसी अप्रोच से लेसन प्लान आपने रेडी करवाए होंगे, राइट। नाउ लास्ट वन इज इट एम्प्लॉयज द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट फॉर इम्पार्टिंग न्यू नॉलेज। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आगे हमने डिस्कस किया कि आपके पास नॉलेज है और ये जो नॉलेज है ना वो दूसरा जो नया नॉलेज है जो हमें पता नहीं है, ये पुराने नॉलेज को नए नॉलेज से जोड़ता है। ये प्रायर नॉलेज जो है और न्यू नॉलेज जो है, ये जुड़ने के बाद में फिर वो नॉलेज जो है या फिर आप उसको इंफॉर्मेशन कहो, वो बढ़ती जाती है। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं, मेरिट्स हैं हर्बेटियन लेसन प्लान के। हर एक सिक्के के दो पासे रहते हैं और नेचुरली ये जो लेसन प्लान है उसमें डिमेरिट्स भी है। लेट्स सी सम डिमेरिट्स ऑफ हर्बेटियन लेसन प्लानिंग।
The Harvetian lesson planning is most popular, but it has some demerits. First, it is highly dominated by the teacher. जैसे आपने देखा, इसमें शुरुआत से अंत तक टीचर 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 है, और हम बात कर रहे हैं लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन की. फाइन. तो यहाँ पर टीचर का डोमिनेशन बहुत है, क्योंकि टीचर ने सब प्लान किया है, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर होमवर्क दे रहा है, ठीक है, टीचर प्रेजेंट कर रहा है. हाँ, ये हाईली डोमिनेटेड बाय टीचर है, तो ये कम होना चाहिए, कम कर सकते हैं. सेकंड, इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड and does not provide the opportunities for learners creativity and originality. एक्चुअली क्या होता है, जो रियल नॉलेज है ना, वो एक्चुअली जहां पर आप थोड़ी फ्रीडम देते हो, बच्चों को थोड़ी फ्रीडम देते हो, तब वो जनरेट होता है. इसमें यह है कि एक फिक्स्ड मशीनी तौर पे, जैसे फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनती है, इसी तरीके से ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है उसमें जैसे मान लो कि प्रोडक्ट के तौर पे लिया जाता है जो फैक्ट्री में होती है, कि ये फिक्स हो गया, और फिक्स होने के बाद में आप पढ़ाते हो, पूरा स्ट्रक्चर रेडी है और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप पढ़ाते हो. तो यू विल फाइंड एंड देयर इज नो फ्रीडम for any type of creativity for student if they want to show their originality or creativity. It is very difficult for them if we teach them with the use of Harvetian lesson plan. So it is a demerit. Now third one is, it is highly located by cognitive objective but cannot be effectively employed for affective and psychomotor objectives. एक्चुअली अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव जो है उसको टच करना और अपने जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो उनके आधारित है उसको अचीव करना, ये ज़रूरी है. कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक ये छूट जाता है. फोर्थ वन इज डज नॉट कंसिडर द लर्निंग स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एक्टिविटीज़. ये एक डिफ़िकल्टी है. इट डज नॉट कंसिडर वो लर्निंग स्ट्रक्चर जो है टीचिंग एक्टिविटीज़ का, उसे कंसिडर नहीं करता. ये एक दिक्कत है ना. फिफ्थ वन इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स. एक्चुअली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ना उसको उस तरीके से लिखा जाना चाहिए जिसे आप अचीव करते हो और जिसे आप कंपेयर कर सकते हो, या वो फुलफिल हुआ कि नहीं वो आप कर सकते हो. तो आप उस टर्म में आप इसे लिख सकते हो. द टीचिंग एक्टिविटीज आर लेस मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल. उसको हम मीनिंगफुल बना सकते हैं. हालांकि थॉरोली अगर फॉलो किया जाए तो मीनिंगफुलनेस और प्रैक्टिकल जो है उसमें दिक्कत देखी जा सकती है. और लास्ट, द मेन एम्फेसिस इज गिवन ऑन प्रेजेंटेशन. इट confines the teaching unto memory level only. ये प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना भार देता है कि कई बार बच्चों की क्रिएटिविटी जो है कुछ इनोवेशंस या उनकी ओरिजिनलिटी जो दिखानी है वो नहीं दिखा पाते. ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है. और टीचिंग जो है वो मेमोरी लेवल तक ही रहता है. एक्चुअली टीचिंग मेमोरी लेवल तक रहे ये हमारा एम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो उससे ऊपर जाना है.
हमें उसमें क्रिएटिविटी जनरेट करनी है, वो इनोवेटिव बने वो देखना है, उसे थोड़ी फ्रीडम देनी है, ठीक है। तो वो हार्बेटियन लेसन प्लान में थोड़ी लिमिटेशन है। हाँ, ये लिमिटेशंस हम ऑब्जेक्टिव में या फ्रीडम देने के बाद में या उसको साइकोमोटर की जो बात की उस डायरेक्शन में सोच के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और काफ़ी सारे रिसर्चेस इसके ऊपर हुए भी हैं, काफ़ी मॉडिफिकेशन हो भी चुका है। फाइन, तो ये था हार्बेटियन लेसन प्लान। अब हम नेक्स्ट लेसन प्लान स्टाइल की ओर जाएंगे।